पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थिव चटर्जी को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही साथ उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था और उनके ठिकाने से यानी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ईडी ने 50 करोड़ रुपए का कैश और साथ ही साथ जेवर, सोने की बिस्किट वगैरह समेत पूरा मिला करके 5 किलो सोना बरामद किया था। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों पर छापे मारे। पहले राउंड में 21 करोड़ रुपए की जब्ती हुई, दूसरे राउंड में 27 करोड़ रुपए की जब्ती हुई। साथ ही साथ ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरा बंडल है, गट्ठर है और नोटों का पूरा एक ढेर है। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम छुपा करके रखी गई थी। बहरहाल ममता बनर्जी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। ममता बनर्जी पूरी तरह से कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, होने दीजिए, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बताते चलें कि सन 2014 से लेकर के सन 2021 तक पार्थिव चटर्जी ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल में शिक्षकों को जॉब देने के नाम पर उनसे रिश्वत ली गई, ऐसा आरोप है। और इतनी ज़्यादा रिश्वत की रकम है कि आप देख सकते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पर और आपके मोबाइल स्क्रीन पर कितनी बड़ी रकम है कि उसके लिए ईडी को 5-5 मशीनों का सहारा लेना पड़ा ताकि नोटों की गिनती की जा सके। यानी इतनी बड़ी रकम, हालांकि इससे पहले हमारी आंखों ने इससे भी बड़ी रकम देखी है। आपको याद होगा कि जब चुनाव का दौर चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस वक्त पीयूष जैन के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उससे लगभग 250 करोड़ रुपए की कैश बरामद हुई थी। तो इससे भी बड़ी रकम हमने देखी, हमारी आंखों ने देखी है। लेकिन इन दिनों जब कार्रवाई हो रही है तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं और सवाल ममता बनर्जी भी उठा रही हैं। ममता बनर्जी का ये कहना है कि आप कार्रवाई कीजिए, बेशक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि इस तरीके से बीजेपी सरकार सेलेक्टिव तरीके से काम करती है। और सेलेक्टिव तरीके से किस तरह से काम हो रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी और 1956 से लेकर 1966 यानी 10 सालों के बीच में ईडी की जो कार्रवाई हुई थी वो 112 केसेस में हुई थी। लेकिन पिछले 8 सालों में, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उस वक्त से 3300 केसेस में ईडी की कार्रवाई हो गई है। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट आया है वो 0.5% आया है। यानी इससे साफ पता चलता है कि ईडी जानबूझकर निशाना बनाती है, डराने के लिए, धमकाने के लिए, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। वरना कन्विक्शन रेट तो कम से कम 4%, 10%, 20% हो सकता था। लेकिन अगर 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं निकल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ईडी को एक तरीके से हथियार के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि विपक्षी नेताओं को 99% टारगेट किया जा रहा है। ये आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। तो यही वजह है कि आंकड़े चौंकाते हैं और इन आंकड़ों की वजह से कई सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। सवालात इस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि क्या पार्थिव चटर्जी अगर कल को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या पार्थिव चटर्जी को दोष मुक्ति मिल जाएगी, जिस तरीके से कई सारे लोगों को दोष मुक्ति मिल गई है। कुछ नाम मैं लेना चाहता हूं, जैसे कि मुकुल राय हो गए, हेमंता बिस्वा शर्मा, बिलारी ब्रदर्स, नारायण राणे, रमेश पोखरियाल, येदुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान और शुभेंदु अधिकारी। यानी इनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि ये बड़े प्रमुख चेहरे हैं इस वजह से मैंने इनका नाम लिया। तो आप सोचिए कि या तो ये बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं या बीजेपी में रहे हैं। यही कारण है कि जब इस तरह के लोगों के नाम सामने आते हैं तो इनके खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष का नाम आता है फौरन ईडी का हंटर चलना शुरू हो जाता है। तो इससे संदेह तो पैदा ही होता है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन करके आसानी के साथ अपने ऊपर से तमाम तरह के आरोप को धो दिया था बीजेपी के वॉशिंग मशीन में। उसके बाद में पतली गली से निकल गए थे, दोबारा से एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से बीजेपी फूंक फूंक का कदम रख रही है। यही कारण है कि जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से इस सिलसिले में सवाल किया जाता है कि क्या पार्थिव चटर्जी आपकी पार्टी में शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो क्या आप उन लोगों को शामिल करेंगे, तो इस पर बीजेपी बहुत ही गोल गोल जवाब देती है, साफ साफ नहीं कहती है। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर इन दिनों गोल गोल जवाब ना देंगे, साफ साफ बोलेंगे पार्थिव चटर्जी के बारे में, तो फंस जाएंगे। और बीजेपी इन दिनों उनके सिलसिले में ये कह रही है कि पार्थिव चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होने दीजिए, होनी चाहिए। लेकिन यही बीजेपी अगर पार्थिव चटर्जी 1-2 महीने, 4 महीने के बाद जब जनता भूल जाएगी तमाम मुद्दों को, तब बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आसानी के साथ बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। आपको बता दें कि ईडी की जो स्थापना हुई थी वो टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए हुई थी और ड्रग पेडलर्स को कंट्रोल करने के लिए हुई थी, यानी उन पर नज़र रखने के लिए हुई थी। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, सारे लोग उसको डरने लगे, विपक्षी नेता उससे डरने लगे और किस तरीके से कई सारे बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद करा दी गई, उनका मुँह बंद करा दिया गया। दोस्तों, ये बात अब तो किसी से भी ढका छुपा नहीं बचा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि अगर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो दूसरी जगहों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यानी क्या
1% भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ हो और उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही हो। यानी बीजेपी में सारे के सारे लोग बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, सारे के सारे लोग राजा हरिश्चंद्र की औलाद से हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि नेता तो छोड़िए, कहीं ना कहीं जिसका बीजेपी से कोई भी कारोबारी वगैरह ही क्यों ना हो, अगर उसका बीजेपी से संबंध है तो फिर उसके भी साथ खून माफ़ हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल किस तरीके से गुजरात के कच्छ में अडानी पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी और ईडी का कोई भी हंटर उसके खिलाफ नहीं चला। इसी तरीके से आपको याद होगा कि कई सारे भगोड़े देश के करोड़ों बल्कि हज़ारों करोड़ रुपए का देश से लेकर रफू चक्कर हो गए, उनके खिलाफ ईडी का कोई हंटर नहीं चला। उसमें बहुत ही प्रमुखता के नाम आप लिख सकते हैं, विजय माल्या हो गया, ललित मोदी हो गए, नीरव मोदी हो गए, मेहुल चौकसी हो गए। यानी इन लोगों के नाम आप आसानी के साथ ले सकते हैं, बच्चा बच्चा इनके नामों को जानता है, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई भी ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ईडी की कार्रवाई होती है तो विपक्षी नेताओं पर होती है, जैसा कि विपक्षी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है और बीजेपी की सरकार उसको प्रमाणित भी कर रही है अपने कारनामों से। दोस्तों, इतना सुनने के बाद आपके मन में सवाल होता होगा कि दरअसल आखिर ईडी है क्या चीज़, इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, लोग इससे ज़्यादा क्यों डरते हैं, इसकी ज़्यादा इतनी बातचीत क्यों होती है। तो इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल ईडी कितना पावरफुल है और लोग इससे क्यों डरते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में परिवर्तन निदेशालय कहते हैं, ये एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में कहें तो ये विभाग पैसों के मामले में होने वाली गड़बड़ी की जांच करता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। पहले इसका नाम प्रवर्तन इकाई हुआ करता था, लेकिन बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके अलावा 5 शहरों यानी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में इसके रीजनल ऑफिसेज भी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में इसके जोनल और सब जोनल ऑफिसेज भी पाए जाते हैं। उनमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला जैसे शहर शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे काम करता है। तो इसका जवाब यह है कि ईडी दरअसल फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत काम करता है। यानी इस कानून के तहत ईडी को अधिकार दिया गया है कि उसके अधिकारी किसी भी व्यक्ति, फर्म या इकाई के बारे में वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित जांच कर सकते हैं और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो संबंधित राशि के 3 गुना तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा ईडी का काम यह भी है कि वो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत जांच करे, ताकि जो भी काला धन गैर कानूनी तरीके से सफेद किया गया है उसकी जांच करके ऐसे लोगों को दंडित किया जा सके। अगर ये साबित हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काले धन को सफेद किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उसे कुर्क कर दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईडी कितना पावरफुल है और इसका इस्तेमाल किसी की भी जिंदगी में उथल पुथल पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जहां पैसों का दखल जरूर होता है। यानी चाहे ड्रग्स का मामला हो, क्राइम हो, किसी तरह का फ्रॉड हो या कोई घोटाला हो, हर जगह पैसों का लेन देन जरूर आ जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सीबीआई से ज्यादा ईडी का इंटरफेयर होता है। अब सवाल यह है कि क्या ईडी का दुरुपयोग हो सकता है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है और जो भी सरकार होती है वो अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए एक टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसके 2 उदाहरण देख लेते हैं जो काफी चर्चित हुए थे। पहला मामला बीजेपी लीडर नितिन गडकरी के खिलाफ पूर्ति घोटाले की जांच का था और दूसरा मामला आईएनएक्स मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जांच की गई थी। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव, मायावती, डॉक्टर जाकिर नायक, रॉबर्ट वाड्रा जैसे ढेरों नाम शामिल हैं जो ईडी के जांच के दायरे में आ चुके हैं। रिपोर्ट देखने के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं पार्थिव चटर्जी वाले मुद्दे पर, क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी, तो बात वहीं पर खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल हमारे देश को जुगाड़ वाला देश कहा जाता है और कहा जाता है जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आपको रिश्वत का जुगाड़ लेकर के आपको दरवाजे खुलवाने होते हैं। और यही कारण होता है कि रिश्वत हमारे देश में बिल्कुल आम चलन में बैठ गया है और आम भाषा में रिश्वत की बोलचाल अलग अलग अंदाज में लोग समझते भी हैं। कहीं टेबल के नीचे, कहीं टेबल के ऊपर, कहीं कुछ अलग अलग तरीके से रिश्वत की भाषा लोग समझते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्वत लेते अगर आप पकड़े गए हैं तो रिश्वत देकर छूट भी सकते हैं और यही हमारे देश की सच्चाई है। तो अगर पार्थिव चटर्जी वाकई में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और वाकई में इन पर रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर रिश्वत लेके छूट भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर पैसे नहीं दे पाएंगे तो बीजेपी का आखिरी रास्ता तो खुला ही हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और जो भी उस वॉशिंग मशीन में जाता है उधर से बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ होकर के निकलता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर
आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।